अध्याय 2 विलयन में हमने पिछले वीडियो में परासरण और परासरण दाब तथा परासरण दाब से अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करना सीखे थे। तो आज का हमारा वीडियो कुछ छोटे छोटे टॉपिक पर आधारित है, तो इसे देखने के लिए अंत तक बने रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समदाबी विलयन, आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन, अतिपरासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अल्पपरासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और उत्क्रमण या प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, वांट ऑफ गुणांक और असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन छोटे छोटे टॉपिक को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखते हैं समपरासरी विलयन। समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, समपरासरी मतलब जिसका परासरण दाब समान होगा उसे क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन। समदाबी विलयन, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर समान दाब होगा, मतलब कि समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन समदाबी भी होते हैं, मतलब जो समपरासरी विलयन है वो समदाबी भी होते हैं। अतिपरासरी विलयन, अब नाम से पता चल रहा है अतिपरासरी मतलब जिस भी विलयन का परासरण दाब अधिक होगा। तो परिभाषा क्या है, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है अतिपरासरी विलयन कहलाता है। मतलब जैसे दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन लिए तो दो भिन्न सांद्रता में जिसका परासरण दाब अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, अतिपरासरी विलयन। और इसी के विपरीत जब परासरण दाब कम होगा, तो जैसे दो विलयन लिए हैं, एक का परासरण दाब अधिक है, एक का परासरण दाब कम है, तो जो अधिक परासरण दाब वाला है तो वो अतिपरासरी विलयन और जो कम परासरण दाब वाला है वो अल्पपरासरी विलयन कहलाएगा। जब भी परासरण की क्रिया होगी तो विलयन अल्पपरासरी विलयन से अतिपरासरी विलयन की ओर गमन करेगा। तो ये थी कुछ परिभाषाएं। देखते हैं नेक्स्ट, उत्क्रम या प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। अब यहाँ पर देखिए जल शोधन बोला है, मतलब आजकल जो है पानी को जो प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये उत्क्रम परासरण की क्रिया है ये परासरण के विपरीत क्रिया होती है। इसमें जो उच्च विलेय सांद्रता युक्त जो विलायक होता है, मतलब उच्च सांद्रता वाला जो विलायक है उसके परासरण दाब से और बाह्य दाब दे करके विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली में से निम्न विलेय सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये उत्क्रम परासरण की क्रिया है उसका उपयोग जल के विलवणीकरण या डिसैलिनेशन और शोधन या तो फिर कहते हैं प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। जैसे हम देखते हैं जो समुद्र का जल है या कोई प्रदूषित जल होता है उसको पीने योग्य शुद्ध जल जो है इसी तकनीक से किया जाता है। तो हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं, जैसे चित्र में दे रहा है कि जो ये यहाँ पर क्या है, बाह्य उच्च दाब को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर टैप वाटर जो है इसको भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो चैम्बर है इसमें मतलब यहाँ से पानी को भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इस चैम्बर में क्या है, जो बैक्टीरिया है, हाइड्रोकार्बन मतलब जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ हैं जो भी ठोस के रूप में, तो ये क्या करेगा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है, TFM, ये क्या है, एक विशेष प्रकार की कंपोजिट झिल्ली है। मतलब इसको बोला जाता है थिन फिल्म कंपोजिट मेम्ब्रेन, इसकी बनी होती है। और जब पानी इसमें से जाता है तो ये फिर शुद्ध जल के रूप में
इसको टैंक में डाला जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उच्च दाब का प्रयोग किया जाता है। और इसमें से ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये उच्च दाब को सहने में सक्षम होती है, जिससे इसमें जल के अणु गुजर जाते हैं, लेकिन विलेय पदार्थ है या कोई आयन है या अशुद्धि है, ये इसमें से पार नहीं हो पाती है। तो आजकल जो वाटर प्यूरीफायर होता है उसमें इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसको आजकल हम देखते हैं कि सभी RO प्यूरीफायर लगाते हैं, जो घरों में हो गया या अस्पताल में है या बड़े बड़े संस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमने क्या पढ़ा, प्रतिलोम परासरण या उत्क्रम परासरण। देन नेक्स्ट टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब हम ये देखिए आणविक द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान हम सुनते आ रहे हैं, आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो क्या है ये असामान्य आणविक द्रव्यमान, क्या होता है? जैसे परासरण दाब है, परासरण दाब एक अणु संख्या गुण प्रदर्शित करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो विलेय के कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से टकराते हैं, और कण की संख्या जितनी अधिक उसमें से टकराती है, मतलब कण की संख्या अधिक होने से टक्कर की संख्या भी अधिक होगी, तो परासरण दाब का मान अधिक होता है। तो जो अणु संख्या गुण है, ये अणु संख्या गुण विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए ही लिया जाता है, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। और तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो विलयन है, विलयन में विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हम शुरू से अणु संख्या गुण पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो अणु संख्या गुण है उसमें विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होगा, ना कि विलेय की प्रकृति पर। तो अणु संख्या गुण का जब अध्ययन किया जा रहा था, तो उस समय ये माना जाता था कि विलयन में विलेय अणु की संख्या मतलब परिवर्तन नहीं होता है उसमें। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो तनु विलयन है ये आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन यदि विलयन में विलेय के अणुओं का संयोजन हो जाए या वियोजन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विलयन में विलेय के कुल अणुओं की संख्या बदल जाती है। तो इससे क्या होगा, अणु संख्या गुण में के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम अणु संख्या असामान्य आणविक द्रव्यमान की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि अणु संख्या गुणों में परिवर्तन होने से विलेय के आणविक द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तित आणविक द्रव्यमान ही असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। मतलब कि जब अणु संख्या गुणों में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन होने से विलेय के आणविक द्रव्यमान में भी परिवर्तन आ जाएगा, तब यह परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान परिवर्तन कहलाएगा। तो ये दो कारणों से होता है। फर्स्ट है विलेय के अणुओं का संयोजन और सेकंड है विलेय के अणुओं का वियोजन। तो विलेय के अणुओं का संयोजन देखते हैं। तो जैसे कुछ विलयन होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है मेथेनोइक अम्ल को, CH3COOH या CH3COOH। जो मेथेनोइक अम्ल है इसको बेंजीन में घोलें या फिर बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलते हैं, तो इसमें क्या बोला है, संयोजन। संयोजन मतलब क्या होगा, जो मेथेनोइक अम्ल हमने लिया है और उसको बेंजीन से घोलेंगे तो वो बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध बना करके संगुणित हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। अब जब ये विलेय के कण जब जुड़ जाएंगे तो जो विलेय के कण पहले जो सामान्य अवस्था में थे उससे क्या होगी, जब संयोजन होगा तो अणुओं की संख्या में कमी आएगी, जिससे अणु संख्या गुण का मान कम मिलेगा। तो जो ये मान मिलेगा, इससे आणविक द्रव्यमान की गणना करने पर जो मान मिला है विलेय के सामान्य आणविक द्रव्यमान से अधिक होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो अणु संख्या गुणधर्म होता है, अणु संख्या गुणधर्म विलेय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है अणु संख्या गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती 1/, विलेय के आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट है विलेय के अणुओं का वियोजन। अब यहाँ पर वियोजन बोल रहे, वियोजन मतलब क्या कि टूटना। तो जैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जैसे KCl हो गया, NaNO3 हो गया या बेरियम क्लोराइड हो गया, तो ये क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक आयनों में टूट जाते हैं।
जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो KCl का वियोजन, जल में KCl का वियोजन दिखा रहा है, तो KCl किस में टूट रहा है, K+ और Cl- में। तो यहाँ पर जो है, जो वियोजन होने के बाद, अब जब वियोजन हो जाएगा तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो इसलिए इसका आणविक द्रव्यमान सामान्य की अपेक्षा आधा हो जाता है, मतलब 74.5/2 आधा हो जाता है, तो 37.25। और जो हिमांक में अवनमन है, इसके द्वारा KCl का जब अणुभार निकाला गया तो ये जो है 40.3 ये इसका अणुभार निकला। तो इससे हमको पता चल रहा है क्या, कि ये जो दोनों मान हैं, ये दोनों मानों में अणु द्रव्यमान में जो है भिन्नता पाई गई। तो इस तरीके से इसमें हमने असामान्य आणविक द्रव्यमान देखा। नेक्स्ट पॉइंट है वान हॉफ गुणांक या वान हॉफ फैक्टर। सन 1886 में वान हॉफ ने एक गुणांक दिया जिसको I से डिनोट करते हैं, जिसे इसको ही ये इस I को ही वान हॉफ गुणांक कहते हैं। इसके द्वारा विलयन में विलेय के संयोजन या वियोजन की सीमा का ज्ञान होता है। मतलब कि जो वान हॉफ गुणांक है, ये इसको I से प्रदर्शित करते हैं और इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि विलेय के सामान्य अणु द्रव्यमान और प्रेक्षित अणु द्रव्यमान के अनुपात को वान हॉफ गुणांक कहते हैं। चूँकि किसी पदार्थ का अणुसंख्या गुणधर्म अणु द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभी पढ़े हम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I बराबर अणुसंख्या गुण का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्या गुण का सैद्धांतिक मान। या हम लिख सकते हैं, यदि हम वियोजन के कणों की संख्या के लिए ले रहे हैं तो वियोजन पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन पूर्व कणों की संख्या, और यदि संयोजन के लिए ले रहे हैं तो संयोजन पश्चात कणों की संख्या बटे संयोजन पूर्व कणों की संख्या। तो ऐसा माना गया कि यदि कोई निश्चित विलयन के लिए जो I का मान है सदैव एक ही प्राप्त होता है, एक ही मतलब समान प्राप्त होता है, चाहे विलयन के लिए किसी भी अणु संख्या का गुण मापन किया गया हो। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वान हॉफ घटक I है का मान परासरण दाब या फिर वाष्प दाब में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक अवनमन किसी से भी विधि से ज्ञात किया जाए, सभी के मान समान होते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है, I = पाई ऑब्जर्व बाय पाई कैलकुलेट, डेल P ऑब्जर्वेशन बटे डेल P कैलकुलेशन, डेल TB ऑब्जर्वेशन अपॉन डेल TB कैलकुलेशन, डेल TF ऑब्जर्वेशन बटे डेल TF कैलकुलेशन। तो इस तरीके से चाहे आप किसी भी तरीके से I का मान निकालेंगे तो वान हॉफ गुणांक सभी में समान प्राप्त होगा। तो यदि वान हॉफ गुणांक I के कारण अणुसंख्या गुणधर्म पर परिवर्तित समीकरण क्या होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 - PS अपॉन P0 = I × V, और परासरण दाब पाई = ICRT, क्वथनांक में उन्नयन डेल TB = IKBM, और हिमांक में अवनमन डेल TF = IKFM। तो ये जो है परिवर्तित समीकरण को दिखा रहा है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं संयोजन की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है। तो संयोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए, जैसे विलयन में उपस्थित कुल अणुओं के उस भाग को जो संगुणित होकर बड़ा अणु बनाता है। संगुणित होना मतलब कि जुड़ना, संयोजन यानी जुड़ना। तो जुड़ करके क्या होगा, जितने अणु जैसे भाग लिए हैं तो वो जब जुड़ेंगे तो उसमें संगुणन होगा, तो उसी को ही बोलते हैं संगुणन की मात्रा या संगुणन की कोटि। यदि मान लो यदि विलयन में अणुओं का संगुणन होता है, तो जैसे हमने पहले लिया Na, तो इसका संगुणन होने से बन गया ये An। तो पहले हमने 1 मोल लिया, जब अभिक्रिया शुरू हो रही है तो 1 मोल लिया है। अब इसका जब संगुणन होगा तो इसकी मान आधा रह जाएगा, जब साम्यावस्था होगा तो ये α/N हो जाएगा। मतलब प्रारंभ में यहाँ पर जो संगुणन हुआ तो पहले 0 रहेगा, इस तरफ जो अभिक्रिया में भाग लिया उसका संख्या 1 मोल है, लेकिन जब यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर 0 रहेगा। और फिर जब इसमें अल्फ़ा जो है संयोजन की मात्रा, जब अल्फ़ा मोल इसमें संयोजित होगा तो इसका मान जो है अभिक्रिया होने के पश्चात में α/N हो जाएगा। तो वियोजन में संयोजन पर कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 - α + α/N।
तो यहाँ पर हम समीकरण जैसे हमने अभी पढ़ा आई इक्वल टू संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे सामान्य कणों की संख्या। तो ये जो आपके संगुणन के पश्चात कणों की संख्या ये निकला है, इसको रख देंगे बटे सामान्य कणों की संख्या कितनी है 1 मोल। तो यहाँ पर 1 रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1/1/n-1। नेक्स्ट है वियोजन की कोटि। यदि विलयन में अणुओं का वियोजन होता है तो मान लीजिए कि ए बी कोई विद्युत अपघट्य है, इसके वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो ए बी जब ये देख रहे हैं कि वियोजन होगा तो ए प्लस और बी माइनस में टूट जा रहा है। तो पहले शुरुआत में 1 मोल है, फिर उसके बाद अल्फा माइनस वियोजित होगा तो यहाँ पर ये अल्फा अल्फा बचेगा। तो यहाँ पर विलयन में कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस अल्फा। तो आई इक्वल टू वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या कितनी है 1 प्लस अल्फा, और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी है 1 मोल। तो यहाँ पर लिख करके ये आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपन 1 जो है ये समीकरण प्राप्त होगा। तो आज हमने जो है ये छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट किए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देन आगे हम अगले और भी टॉपिक में दूसरे चैप्टर को या फिर दूसरे टॉपिक्स को शामिल करेंगे। तो थैंक यू।